Namaste sabhi ko. Welcome to the Sharing Stories podcast. In this channel we discuss books. Today we have Anandamat by Bankim Chandra Chatterjee. आज की जो हमारी चर्चा है ना वो बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल क्योंकि ये किताब अपने आप में एक क्रांति थी। सही कहा। जरा हमारे सुनने वाले कल्पना करें, एक ऐसा इंसान जो दिन के उजाले में दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे क्रूर साम्राज्य का एक वफादार सरकारी कर्मचारी है। हाँ, एक मैजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठता है, उनके कानून लागू करता है। एग्जैक्टली। लेकिन रात के अंधेरे में बंद दरवाजों के पीछे उसकी कलम एक ऐसी कहानी लिख रही है जो उसी साम्राज्य की जड़ों में बारूद बिछाने का काम करेगी। एक ऐसी कहानी जो इतनी खतरनाक साबित हुई कि आगे चलकर ब्रिटिश हुकूमत को उसे बैन करना पड़ा। वही तो आज के इस गहरे विमर्श का विषय कोई आम कहानी नहीं है। आज हम 1882 में छपी आनंदमत के उन पन्नों को पलटेंगे जिसने सच में भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद यानी मॉडर्न नेशनलिज्म का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया। ये वाकई इतिहास के सबसे दिलचस्प मोड़ों में से एक है। देखिए, अक्सर हम साहित्य को न सिर्फ मनोरंजन या फिर समाज के चित्रण के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन आनंदमत वो दुर्लभ ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसने लिटरेचर के जरिए एक पूरी पीढ़ी के साइकोलॉजी को ही नया आकार दे दिया। यानी इसने सिर्फ एक कहानी नहीं बताई बल्कि एक ऐसा वैचारिक हथियार तैयार किया जिसने आने वाले कई दशकों तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एनर्जी दी। सही कहा आपने। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. और इस चर्चा में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि किताब में क्या लिखा है, बल्कि हम ये समझेंगे कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या था। राइट। मैकेनिज्म को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि किसी भी कहानी का असली असर तब तक समझ नहीं आता जब तक हम उस जमीन को ना समझे जहां से वो उपजी है। बिल्कुल, बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि बंकिम चंद्र ने इस कहानी की जो बैकग्राउंड है वो 18वीं सदी के अंत में सेट की है, विशेष रूप से 1770 के भयंकर बंगाल अकाल और सन्यासी विद्रोह के आसपास। अब यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटकती है। बंकिम चंद्र ये किताब 1880 के दशक में लिख रहे थे, तो उन्होंने अपनी कहानी को पूरे 100 साल पीछे क्यों सेट किया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और ये जो 1770 का अकाल था, ये कोई आम अकाल तो था नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। देखिए, 1770 का बंगाल अकाल मानव इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक था। इसको सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा कहना पूरी तरह से गलत होगा। अच्छा, तो मतलब इसके पीछे कोई और कारण था? हाँ, क्योंकि ये काफी हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो क्रूर नीतियां थी ना, उनका परिणाम था। बारिश कम हुई थी, फसलें बर्बाद हो गई थी, लेकिन कंपनी ने क्या किया? उन्होंने टैक्स कम करने के बजाय उसे और सख्ती से वसूलना शुरू कर दिया। अनाज की जमाखोरी की गई। अरे बाप रे! मतलब जब लोग भूखे मर रहे हैं तब वो टैक्स बढ़ा रहे थे। एग्जैक्टली। और इसका नतीजा ये हुआ कि बंगाल की लगभग 1/3 आबादी यानी लाखों लोग भूख से तड़प कर मर गए। ओह वाह, ये तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, लोग पेड़ों की पत्तियां और घास खाने को मजबूर थे। तो बंकिम चंद्र ने इस 100 साल पुरानी त्रासदी को इसलिए चुना क्योंकि ये वो पॉइंट था जहां स्टेट यानी जो राज्य व्यवस्था थी ना, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। राइट। पर रुकिए, इस बात को थोड़ा और डीपली समझते हैं। अगर राज्य व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है और आम नागरिक भूख से मर रहे हैं, तो बगावत कौन करेगा? यही तो ट्विस्ट है। हाँ, क्योंकि एक भूखा किसान जिसके पास अपने परिवार का पेट भरने की ताकत नहीं है, वो हथियार कैसे उठा सकता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शायद इसीलिए इस किताब में जो विद्रोह करने वाले हैं वो आम नागरिक नहीं है। हमारी सोर्स मटेरियल बताती है कि ये किताब सन्यासी विद्रोह पर आधारित है।
लेकिन यहाँ एक और कॉन्ट्रडिक्शन है, एक विरोधाभास है। सन्यासी का मतलब तो वो होता है ना जिसने दुनिया त्याग दी हो, हाँ, आमतौर पर हम यही सोचते हैं। जिस शांति की तलाश में जंगल चला गया हो। तो वो हथियार क्यों उठाएंगे? क्या वो जैसे आज के अंडरकवर एजेंट्स होते हैं वैसे थे जो भेस बदल कर घूम रहे हों? नहीं नहीं, यही वो ऐतिहासिक बारीकी है जिसे समझना सबसे ज़रूरी है। देखिए, जब हम 18वीं शताब्दी के भारत की बात करते हैं तो सन्यासी या साधु सिर्फ पहाड़ों पर ध्यान लगाने वाले लोग नहीं थे। अच्छा, तो वो और क्या करते थे? उस समय नागा साधुओं और दशानमी संप्रदाय जैसी कई ऐसी परंपराएं थीं जो पूरी तरह से शास्त्रधारी थीं, यानी आर्म्ड थे। वेट, रियली? वो हथियार रखते थे? बिल्कुल। वो अखाड़ों में युद्ध विद्या सीखते थे। वो जो व्यापारिक मार्ग होते थे ना, ट्रेड रूट्स, उनकी सुरक्षा करते थे और तीर्थयात्रियों को प्रोटेक्शन देते थे। ओह, तो वो कोई छुपे हुए अंडरकवर एजेंट्स नहीं थे? एकदम नहीं। वो समाज का हिस्सा होते हुए भी सत्ता के कंट्रोल से बाहर थे। वो पूरी तरह से विजिबल और ऑर्गेनाइज थे। क्या बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, और जब अकाल पड़ा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सन्यासियों के तीर्थ यात्रा करने पर और उनकी जो टैक्स फ्री जमीनें थीं उन पर रोक लगाने की कोशिश की, तो उनके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। राइट, उनका सब कुछ छिन रहा था। तो उन्होंने सीधे कंपनी की चौकियों पर हमले शुरू कर दिया, खजाने लूट लिए और कंपनी के सैनिकों को मार गिराया। अरे वाह। किताब इसी हिस्टोरिकल फैक्ट का यूज करती है और स्रोत के अनुसार इस उपन्यास में ये भी दिखाया गया है कि 1780 के दशक के बंगाल में ब्रिटिश प्रहार के बीच किस तरह से नवाबों और मुस्लिम शासकों की सत्ता का पतन हो रहा था और उसके साथ ही एक हिंदू पुनर्जागरण यानी रेनेसांस की शुरुआत हो रही थी। अब यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए ये क्लियर कर दें कि ये सारा विवरण सीधे तौर पर उपन्यास के पन्नों में दर्ज कहानी का हिस्सा है। बहुत गहराई से चीजों को देखते हैं। हमारे सोर्स में एक बहुत ही रोचक किस्सा सामने आया है इस किताब को लेकर। हाँ, वो टाइपो वाला किस्सा ना। हाँ, एक पाठक ने किताब के पेज नंबर 9 पर एक तारीख देखी। वहां साल लिखा था 1176। अब कहानी में वॉरेन हास्टिंग्स और मीर जाफर जैसे ऐतिहासिक किरदारों का भी जिक्र है, तो उस पाठक ने तुरंत मैथ्स लगाया कि वॉरेन हास्टिंग्स का टाइम तो 1732 से 1818 के बीच था। राइट। और मीर जाफर का 1691 से 1765 के बीच। तो ये 1176 की तारीख का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। बिल्कुल, आम पाठक यही सोचेगा। उस पाठक ने इसको एक बहुत बड़ी टाइपिंग मिस्टेक या लेखक की गलती मान लिया। और सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मुझे भी लगा कि बंकिम चंद्र से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। और यहीं पर इतिहास का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। देखिए, ये कोई टाइपिंग की गलती या मैथ्स का एरर नहीं था। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलतफहमी है जो आमतौर पर मॉडर्न रीडर्स को हो जाती है। बंकिम चंद्र ने कोई गलती नहीं की थी। तो फिर वो 1176 क्या था? असल में यहाँ साल 1176 का मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर से नहीं है, बल्कि ये बांगब्द यानी बेंडोली कैलेंडर का साल 1176 है। ओह, बंगाली कैलेंडर। अरे वाह। जी हाँ। बंगाली साल 1176 ना ग्रेगोरियन कैलेंडर के साल 1759-1770 के बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर बैठता है। माइंड ब्लोइंग। और आपको बताऊं, बंगाल में इस महाअकाल को आज भी वहाँ की लोकल भाषा में 76 का मानवांतर कहा जाता है, जिसका मतलब है 76 का अकाल। क्या बात करे, ये तो सच में दिमाग के तार खोलने वाली जानकारी है ना। ये इस बात का सबूत है कि बंकिम चंद्र अपनी कहानी को कितनी गहराई से लोकल कल्चर और हिस्टोरिकल टाइमलाइन के साथ जोड़ रहे थे। ये लोकल हिस्ट्री का एक बहुत ही प्रिसाइज डिटेल था। सही में इससे पता चलता है कि उन्होंने एक एक डिटेल को कितनी बारीकी से पिरोया है। तो अब हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर है। एक तबाह हो चुका बंगाल है, भूख से मरते लोग हैं, गिरता हुआ सत्ता का ढांचा है और हथियारबंद सन्यासियों का एक विद्रोही ग्रुप है। बिल्कुल एक परफेक्ट स्टॉर्म। एग्जैक्टली। ये बैकग्राउंड सीधे तौर पर कहानी के कैरेक्टर्स को बनाता है। तो चलिए अब बात करते हैं नॉवेल के मेन कैरेक्टर्स की, जिन्हें किताब में संतान कहा गया है। संतान यानी बच्चे। हाँ, तो ये जीवानंदा, भवानंदा और महेंद्र, इन किरदारों का जो साइकोलॉजी है वो आखिर काम कैसे करता है? देखिए, इन किरदारों का साइकोलॉजी ही इस उपन्यास की ना असली आत्मा है।
जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सन्यासियों ने समाज की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे। हाँ। लेकिन बंकिम चंद्र ने आनंद मठ में इसको एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। उपन्यास में जो ये संतान है, ये सिर्फ रेबल या विद्रोही नहीं है। तो और क्या है? ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से बंधे हुए भिक्षु हैं। उन्होंने अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी प्रॉपर्टी, अपना परिवार और अपनी सारी पर्सनल डिजायर्स का त्याग कर दिया है। यानी एक तरह का पूरा समर्पण। बिल्कुल। वो कसम खाते हैं कि जब तक मातृभूमि आज़ाद नहीं हो जाती, वो सांसारिक मोह माया से दूर रहेंगे। लेकिन एक सेकंड, सन्यास का जो ट्रेडिशनल मतलब होता है, वो तो खुद की मुक्ति या मोक्ष की तलाश होता है ना? सही कहा आपने। लेकिन यहाँ तो मोक्षा का मतलब पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स की जो लाइंस हैं, वो आपस में ब्लर हो गई हैं। मातृभूमि की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म बन गई है। ये तो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। और मैं बताऊं, यही बंकिम चंद्र का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। कैसे? उन्होंने ज्योग्राफी को रिलीजन में बदल दिया। उन्होंने एक राष्ट्र को जमीन के एक टुकड़े से उठाकर एक देवी, एक माँ का दर्जा दे दिया। ओह वाओ, ये तो बहुत डीप थॉट है। देखिए, जब आप किसी जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं तो वो एक पॉलिटिकल फाइट होती है, लेकिन जब आप अपनी माँ की रक्षा के लिए लड़ते हैं तो वो एक सेक्रेड ड्यूटी, एक धार्मिक कर्तव्य बन जाता है। राइट, इमोशनल कनेक्शन जुड़ जाता है। एग्जैक्टली। और ये जो महेंद्र, जीवनंदा और भवानंदा की कहानी है ना, ये इसी इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। जैसे महेंद्र को ही ले लीजिए। हाँ, उनका क्या किस्सा है? वो एक काफी वेल टू डू आदमी था, लेकिन इस अकाल में अपना सब कुछ खो देता है और फाइनली अपनी पत्नी और बेटी से अलग होकर इस संतान दल में शामिल होता है। ये साइकोलॉजी ये दिखाती है कि जब इंडिविजुअल लव राष्ट्र प्रेम में मर्ज हो जाता है, तब एक ऐसी ताकत पैदा होती है जिसे हराना नामुमकिन है। सही बात है। अब इस साइकोलॉजी को एस्टैब्लिश करने के लिए ना, लेखक ने जिस लैंग्वेज का यूज किया, हमारे सोर्स उस पर भी काफी फोकस करते हैं। हाँ, भाषा एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस किताब का। सोर्स में बताया गया है कि 1882 में लिखी होने के कारण इसकी भाषा थोड़ी हैवी या मुश्किल लग सकती है। इसमें बहुत सारे तत्सम और संस्कृत शब्दों का यूज हुआ है। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों? क्या वो इस कहानी को आम बोलचाल की लैंग्वेज में नहीं लिख सकते थे? देखिए, लिख तो सकते थे, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता जो आज है। ऐसा क्यों? इसको ऐसे समझते हैं, जब राष्ट्र एक देवी है और उस मातृभूमि की सेवा करना एक धार्मिक अनुष्ठान या रिचुअल है, तो उसकी स्तुति में गाए जाने वाले गीत भी तो किसी मंत्र की तरह होने चाहिए ना। ओह, आई सी। पवित्र और ओजस्वी। ये जो संस्कृताइज्ड लैंग्वेज और तत्सम शब्दों का यूज था, ये उस सीरियसनेस और प्योरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए किया गया था। राइट। जैसे अगर हम किसी मंदिर में कोई संस्कृत मंत्र सुनते हैं, हाँ, एग्जैक्टली। हो सकता है हमें हर एक वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो, लेकिन उसकी जो वाइब होती है, जो रिदम होती है, वो हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन क्रिएट करती है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। आनंद मठ की लैंग्वेज बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। ये पाठकों के अंदर ना एक इमोशनल और पेट्रियोटिज्म का वाइब्रेशन पैदा करती है। भले ही सारे शब्द समझ ना आए, पर फीलिंग पूरी आती है। ये बहुत ही सटीक एनालिसिस है। यानी लैंग्वेज खुद अपने आप में एक टूल बन गई लोगों के इमोशंस को जगाने के लिए। अब इस पूरी इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखने के बाद ना, मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल उस इंसान को लेकर उठ रहा है जिसने ये सब कुछ लिखा, बंकिम चंद्र चैटर्जी। हाँ, उनका अपना जीवन भी किसी नॉवल से कम नहीं था। सच में। सोर्स बताते हैं कि उनका जन्म 1838 में बंगाल के नायहट्टी के पास तंथलपारा में हुआ था। वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के पहले कुछ ग्रेजुएट्स में से एक थे। सही बात है। यहाँ तक तो सब कुछ एक नॉर्मल ब्रिलियंट स्टूडेंट की स्टोरी लगती है, लेकिन इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसने मुझे सच में चक्कर में डाल दिया। आप उनकी जॉब के बारे में बात कर रही हैं ना? हाँ, पैसे से वो एक सिविल सर्वेंट थे, एक डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार के डायरेक्ट एम्प्लॉय। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब एक तरफ आप ब्रिटिश क्राउन के नौकर हैं, उनसे सैलरी ले रहे हैं, उन्हीं के बनाए कानून ग्राउंड पर रिप्लाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एक ऐसा उपन्यास लिख रहे हैं जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ सीधे सीधे आर्म्ड रिबेलियन को ग्लोरीफाई कर रहा है। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। बहुत अजीब। क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये दिखाई नहीं दिया? उनको तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? और यहीं पर आती है बंकिम चंद्र की असली बुद्धिमत्ता। राइट। देखिए,
अगर वो डायरेक्टली 1880s की ब्रिटिश सरकार पर हमला करते तो उन्हें तुरंत जेल में डाल दिया जाता राइट, और किताब भी बैन हो जाती छापने से पहले। एग्जैक्टली। इसीलिए उन्होंने एक टेक्निक यूज की जिसे हम आज प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं। उन्होंने एक हिस्टोरिकल शील्ड का सहारा लिया। अच्छा, तो इसीलिए स्टोरी 100 साल पीछे सेट की थी। सही पकड़ा आपने। उन्होंने कहानी को 1770s में सेट किया और जो विद्रोह था उसे मुख्य रूप से उस वक्त के मुस्लिम शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शुरुआती दिन थे उनके खिलाफ दिखाया। ओ स्मार्ट। तो बाहर से देखने पर ये क्या लगती थी? ऊपर से देखने पर यह लगती थी कि ये तो बस 100 साल पुरानी एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। लेकिन इस कहानी का जो असली मैसेज था, यानी मातृभूमि की आज़ादी और फॉरेन ऑपरेशन के खिलाफ लड़ाई, वो उस टाइम के इंडियन यूथ को बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा था। क्या बात है। मतलब बंकिम चंद्र एक बहुत ही नाजुक और खतरनाक बैलेंस बना रहे थे। दिन में एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर और रात में एक रेबल राइटर। बिल्कुल, वो सिस्टम के अंदर बैठकर ही ना सिस्टम को हिला देने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। ये तो किसी थ्रिलर मूवी जैसा लग रहा है। और सोर्स में उनकी कुछ और किताबों का भी जिक्र है, जैसे देवी चौधुरानी, कपाल कुंडला और दुर्गेश नंदिनी। हाँ, ये भी मास्टरवर्क्स हैं। तो क्या इन किताबों में भी ऐसा ही कुछ थीम था? देखिए, इन उपन्यासों के जरिए ना बंकिम चंद्र ने इंडियन लिटरेचर में एक बिल्कुल ही नया जॉनर एस्टैब्लिश किया। उन्होंने हिस्टोरिकल रोमांस, नेशनलिज्म और सोशल रियलिज्म को एक साथ ब्लेंड कर दिया। इंटरेस्टिंग। जैसे अगर हम देवी चौधरानी की बात करें तो उसमें एक आम महिला के रेबल लीडर बनने की कहानी है। कपाल कुंडला एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल और मिस्टीरियस उपन्यास है। बंकिम चंद्र सिर्फ समाज की बुराइयों का आईना नहीं दिखा रहे थे, वो लिटरेचर के थ्रू एक नए स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट सोसाइटी का आइडियल प्रेजेंट कर रहे थे। यानी उन्होंने प्रोज यानी कि गद्य काव्य को समाज सुधार का एक सीरियस टूल बना दिया। बिल्कुल, उन्होंने बंगाली लिटरेचर को आधुनिक रूप दिया। लेकिन देखिए, आनंद मत का जो इम्पैक्ट था ना, वो सिर्फ किताबों के पन्नों तक तो लिमिटेड नहीं रहा, क्योंकि जब कोई बड़ा विचार अलग अलग मीडियम से गुजरता है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। सही बात है। और इस डीप डाइव में हम इसके सिनेमैटिक सफर को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। 1952 में आज़ादी के ठीक 5 साल बाद इस किताब पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था आनंद मत। हाँ, हेमंत गुप्ता द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हेमंत गुप्ता खुद स्वतंत्रता संग्राम के एक सिपाही रहे थे, तो उन्होंने इस कहानी के दर्द और उस जज्बे को बहुत क्लोजली फील किया था। और इस फिल्म की जो सबसे बड़ी बात है वो है इसका म्यूजिक, जिसे महान संगीतकार हेमंत कुमार ने कंपोज किया था। हाँ, यस, हेमंत कुमार। हमारे सोर्स स्पेशली इस बात को हाईलाइट करते हैं कि इस फिल्म में वंदे मातरम का पहला फिल्म्ड यानी पहला पिक्चर्ड वर्जन ऑडियंस के सामने आया था। ये सच में गूज़बम्प्स वाला मोमेंट था। जरा सोचिए, हमारे सुनने वाले भी सोचें, दशकों तक जिस गीत को लोग सिर्फ छुप कर पढ़ रहे थे या कांग्रेस के सेशंस में सुन रहे थे, अब वो एक सिनेमा हॉल में बड़े पर्दे पर गूंज रहा था। बिल्कुल, विजुअल के साथ। हाँ, एक विजुअल के साथ, जहां सन्यासी मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक गाना नहीं रहा होगा, ये एक मास इमोशनल एक्सपीरियंस रहा होगा। इसमें कोई शक नहीं है। विजुअल और म्यूजिक के इस कॉम्बिनेशन ने वंदे मातरम की पावर को कई गुना बढ़ा दिया। जब हेमंत कुमार की पावरफुल आवाज और लता मंगेशकर के सुर स्क्रीन पर गूंजे ना, तो उसने इस गाने को लिटरली किताबों से निकालकर सीधे आम जनता के दिलों में उतार दिया। वाह! ये सिर्फ एक नॉवल का गाना नहीं बचा, ये पूरे भारत का वॉर क्राई बन गया था। लाखों लोग वंदे मातरम गाते हुए लाठियां खाते थे, जेल जाते थे और मौत को गले लगा लेते थे। सही बात है। एक कविता कैसे एक पूरे देश की धड़कन बन सकती है, ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आनंद मत सिर्फ कुछ सन्यासियों या अकाल की आम कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी आइडियोलॉजिकल लैब थी जहां मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म का एक्सपेरिमेंट किया गया और उसे सक्सेसफुल बनाया गया। सही कहा आपने। बंकिम चंद्र ने भक्ति, वीरता और मातृभूमि की पूजा का जो एक परफेक्ट मिक्सचर तैयार किया, उसने पूरे देश को एक ही धागे में पिरो दिया। उसने ये प्रूफ कर दिया कि जब इंसान के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके राष्ट्र प्रेम से जुड़ती है ना,
तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ। सही मायने में ये किताब सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक ऐसी इंस्पिरेशन है जो हमें ये याद दिलाती है कि थॉट और वर्ड्स कितनी बड़ी क्रांति ला सकते हैं। क्या बात है, सच में एक बहुत ही शानदार और डीप एनालिसिस रहा ये। तो इसके साथ ही अब वक्त है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी के साथ शेयर करने का। We at sharingstories.in are showcasing books by Indian authors through the hashtag Pushing Indian Authors campaign. This content is supported by plotsformovies.com, an AI-enabled book trailer platform where you can watch 1-minute trailer of the book to understand the book better before you buy it. मैं हमारे सभी सुनने वालों से दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और किताब जरूर पढ़ें। बिल्कुल, अगर आप इस हिस्टोरिकल मास्टरपीस के उस मैजिक को खुद फील करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ये किताब जरूर खरीदें और पढ़ें। सोच कर देखिए, 1882 में एक काफी मुश्किल भाषा में छपे उपन्यास का एक गीत वंदे मातरम करोड़ों अलग अलग लोगों को एक सूत्र में बांधने में सक्सेसफुल रहा। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हर तरफ इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, हर रोज हजारों चीजें पढ़ने और देखने को मिलती हैं। तो सवाल यह है कि क्या आज के इस शोर शराबे वाले दौर में कोई ऐसी आर्ट, कोई लिटरेचर या कोई ऐसी रचना बची है जो समाज को इतने गहरे लेवल पर और इतनी मजबूती के साथ आज भी एकजुट कर सकती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।